नमस्कार दोस्तों, लिबर्टी कैरियर एकेडमी की ओर से मैं जगदीश पटेल आप लोगों का अभिवादन करता हूं। एसबीआई की जूनियर क्लार्क के लिए एग्ज़ाम निकली है, वो 5000 वैकेंसीज़ के लिए अनाउंसमेंट हुआ है। इसके बारे में हाउ टू अप्लाई और इसका बेसिक नॉलेज आपको मिल गया है। अब मैं आपको गाइड करने वाला हूं हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। तो दोस्तों, आपकी ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है, इसमें एज ए कैरियर आप बैंक में जाना चाहते हो। बैंक जॉब जो है वाइट कॉलर जॉब है और पीसफुल लाइफ के लिए बैंक का कैरियर लोग चुनते हैं। पीसफुल मतलब यहाँ पर जो लोग बैंक में आएंगे वहाँ कोई भेजामारी नहीं होगी, कोई माथाकूट नहीं होगी, कोई झंझट नहीं होगी, सीधे सीधे स्ट्रीमलाइन चलता है। बैंक की नौकरी सबसे पीसफुल लाइफ होती है और सिक्योर भी होती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट बैंक है। इसमें आपकी नौकरी जो बनेगी वो सिक्योर हो जाएगी। तो दोस्तों, हर कोई चाहता है कि मुझे एसबीआई में, और जो भी बैंक होती है इसमें सबसे बढ़िया बैंक है एसबीआई। इंडिया की सबसे बड़ा टारगेट है, सबसे नंबर ऑफ ब्रांचेज वाली, इंडिया में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेज है एसबीआई की। मतलब कि इंडिया के हर कोने कोने में एसबीआई फैला हुआ है। मगर ये जो एसबीआई की एग्ज़ाम जो है क्लरिकल कैडर की है, इसमें आपने आगे डिस्कशन देख ली हो, आपको डिस्कशन हो गया है कि यहाँ गुजरात के स्टूडेंट को गुजरात में ही जॉब मिलेगी। एक बार आपने गुजरात सिलेक्ट कर लिया तो आपको गुजरात बाहर जाना नहीं पड़ेगा। जैसे कि महाराष्ट्र वालों को महाराष्ट्र रहना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ लोकल लैंग्वेज के हिसाब से, लोकल लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस इसलिए बनाया है कि क्लरिकल कैडर का जो इंसान होता है, जो स्टाफ में क्लरिकल कैडर वाला स्टाफ जो है वो पब्लिक से डील करता है। और पब्लिक यहाँ ज़्यादातर है गुजराती बोलते हैं, तो गुजराती में जो डील कर सकते हैं, गुजराती में बात कर सकते हैं, गुजराती में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ऐसे लोगों फ्रंट में वही क्लरिकल कैडर वाले बैठे हैं, तो इनको गुजराती की लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। इसीलिए कंपलसरी करा दिया है गुजराती का नॉलेज होना, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ये सब गुजराती में होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब ये देखते हैं कि आपको ये एग्ज़ाम जो है, इसमें जो मेन प्रॉब्लम क्या है कि आपकी एग्ज़ाम जो है इसमें स्कूल वाली पैटर्न नहीं है। स्कूल वाली एग्ज़ाम 2 घंटे या 3 घंटे का पेपर होता था, जबकि यहाँ पर आपकी एग्ज़ाम में यहाँ पर 1 घंटे का पेपर होता है। प्रिलिमिनरी में 100 क्वेश्चन होते हैं और 1 घंटे का टाइम है। तो 1 आवर में 100 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन के लिए एवरेज आपको 36 सेकंड दी जाती है। तो दोस्तों 36 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल होता है। तो दोस्तों इसलिए आपको कुछ टाइम मैनेज करना सीखना ज़रूरी है। स्कूल में आपने कोचिंग नहीं लिया है तो चलेगा, कॉलेज में नहीं लिया है तो चलेगा, मगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एक मार्क्स के लिए आप फाइट कर रहे हो, तो मतलब आपकी हार और जीत 1 मार्क्स से होने वाली है या तो 0.25 से होने वाली है। क्योंकि आपकी एग्ज़ाम में गलत आंसर लिख दोगे तो 1 मार्क्स तो कटेगा ही कटेगा, प्लस 0.25 का पेनल्टी भी रहेगा। तो डिफरेंस जो होगा वो 0.25 के हिसाब से भी बनने वाला है। तो दोस्तों इतनी बड़ी कंपटीशन हो रही है, इसमें आपकी कैरियर का सवाल है। तो अगर कैरियर बनाना है तो इसे आपको मतलब सिस्टमेटिकल तैयार होना ज़रूरी है। सिर्फ स्कूल वाली पैटर्न से, कॉलेज वाली की पैटर्न से हम जो आसानी से पास हो गए थे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सीट्स आर लिमिटेड। क्या अपीयर होने वाले लोग हैं 10 लाख 15 लाख हो गए। यहाँ गुजरात में सीट कितने, पूरे इंडिया में सीट निकली है 5000 प्लस निकली हुई है, और गुजरात में है 350 के आसपास 357 सीट्स निकली हुई है। तो दोस्तों गुजरात में 357 में आपका नंबर आना है, तो इसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि आपके स्कूल में आपके स्कॉलर होना ज़रूरी है। आपकी स्कूल में आप स्कॉलर होंगे तो इसी में सिलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ पर परीक्षा की पैटर्न को जानना है, और परीक्षा की पैटर्न में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें जो टाइम मैनेजमेंट का क्वेश्चन जो है, प्रॉब्लम जो है, इसे कैसे सॉल्व करें, वो अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। तो दोस्तों आपकी ये प्रिपरेशन के लिए, आपको टाइम मैनेज करने के लिए आपको बहुत कुछ सोचना है। हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, और कैसे करें कि जिससे आपका टाइम मैनेज कर सकते हो। देखिए, आपकी ये प्रिलिमिनरी एग्जाम में 3 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो इंग्लिश के लिए और रीजनिंग के लिए और न्यूमेरिकल के लिए, तीनों के लिए टाइम इक्वल दे दिया है। हर एक के लिए 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट है।
जबकि इंग्लिश में सिर्फ 30 क्वेश्चन है और रीजनिंग इंग्लिश में 35 क्वेश्चन है। तो मतलब यहाँ इंग्लिश के लिए 5 क्वेश्चन कम है, फिर भी टाइम तो इक्वल दे दिया है। तो मतलब इंग्लिश में आपको कोई परेशानी नहीं होगी कि 5 क्वेश्चन कम दिए हैं। 5 क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम बचने वाला है, तो आपको 20 मिनट का टाइम आपको सफिशिएंट होगा। यहाँ पर आपको ओवरऑल 60 मिनट नहीं दी गई है। इंग्लिश के लिए 20 मिनट होगी, बाद में आपका इंग्लिश स्क्रीन पर से चला जाएगा। दूसरा टेस्ट आएगा रीजनिंग, वो भी 20 मिनट के बाद चला जाएगा। बाद में आएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो दोस्तों अब रीजनिंग जो टेस्ट है वो कॉमन सेंस का टेस्ट है। न्यूमेरिकल से कंपेयर करें तो न्यूमेरिकल थोड़ा डिफ़िकल्ट है और रीजनिंग थोड़ा इजी है। दोनों को कंपेयर करते हैं तो न्यूमेरिकल टफ होता है, इसमें कैलकुलेशन करना पड़ता है, इसमें टाइम लगता है, क्वेश्चन समझने में टाइम लगता है, सॉल्व करने में टाइम लगता है। कहीं गलती हो गई कैलकुलेशन में तो आपको फिर से ट्राई करना पड़ता है, जबकि रीजनिंग में ऐसा नहीं है। रीजनिंग में आपको थोड़ा टाइम इतना प्रॉब्लम नहीं होगा जो इतना मैथ्स में होगा। लेवल ऑफ डिफ़िकल्ट जो है मैथ्स ज़्यादा है, रीजनिंग कम है। दोनों रीजनिंग और मैथ्स के लिए टाइम इक्वल दिया, 20-20 मिनट है, मगर वहाँ रीजनिंग ईजी है तो वहाँ पर भी 20 मिनट है। मैथ्स डिफ़िकल्ट है फिर भी 20 मिनट है। तो दोस्तों ये समझिए कि आपकी एग्ज़ाम में अगर मैथ्स निकाल देते हैं तो आपको कोई ज़्यादा दुविधा नहीं होगी सफलता पाने में। बहुत सारे स्टूडेंट मतलब बहुत एक दूसरे के नज़दीक चले जाएंगे, सबका स्कोर जो है एक दूसरे से नज़दीक हो जाएगा। मगर मैथ्स इंट्रोड्यूस होता है तो क्या होता है, मैथ्स में ही ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। जिन लोगों का मैथ्स अच्छा होता है वही मतलब कंपटीशन में आगे चले जाते हैं, और जिन लोगों को मैथ्स में दुविधा होती है इनके लिए स्कोर करना मुश्किल हो जाता है और कंपटीशन में सक्सेस होना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों ये देखना है कि क्वांटिटेटिव या तो न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है इसमें आपको स्कूल की पैटर्न आपके माइंड में, तो मैथ्स का मतलब स्कूल की जो पैटर्न सीख कर आए हो वही माइंड में है, इसके अलावा और कोई माइंड में नहीं है। मतलब बहुत ट्रिकी पैटर्न होती है, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी का क्वेश्चन पूछने का इरादा यही है कि आप क्वेश्चन को कितनी स्मार्टली सॉल्व करते हो, नहीं कि ट्रेडिशनल पैटर्न से आप सॉल्व करते हो। ट्रेडिशनल पैटर्न से सॉल्व करोगे तो काफ़ी टाइम लगने वाला है, और ट्रिकी मेथड से काम करोगे, लॉजिकल शॉर्टकट से काम करोगे तो आपका आंसर इमीडिएट यूँ करके यूँ आ जाएगा। मतलब क्या कि कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो ट्रेडिशनल पैटर्न से काम करने वाले लोगों को 1 मिनट या 1.5 मिनट या 2 मिनट टाइम लगने वाला है, इसी क्वेश्चन को लॉजिकल सेंस से सोचा जाए तो क्वेश्चन फिक्स 5 सेकंड 10 सेकंड में या हो सकता है। और वो कैसे होता है देखते हैं। यहाँ पर देखिए 3 मल्टीप्लाई बाई 18% ऑफ 3700 माइनस 27 का स्क्वायर माइनस 40 इज इक्वल हाउ मच। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जैसे हमको स्कूल में सिखाया गया है इस तरह देखते हैं तो 3 इंटू यहाँ पर 3 इंटू 18% जो है 18 का मतलब क्या होता है 18/100 इंटू 3700 है। ये 2 जीरो कट जाएंगे तो ये 3 इंटू 18 इंटू 37 हो जाएगा। आप लोगों की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि आप लोगों को स्कूल में 10th तक इंग्लिश बोले तो टेबल या हिंदी में बोले तो पहाड़ा और गुजराती में कहे तो गड़िया बहुत अच्छा आता था, 10th तक आता था। 11th में आपको कैलसी अलाउ कर दिया, 11th 12th कैलसी अलाउ किया, इन कॉलेज में भी कैलसी अलाउ किया है। और आपकी कॉलेज में नहीं, आपकी स्कूल में नहीं, हर स्कूल है हर कॉलेज में 11 से लेके कॉलेज तक सब जगह कैलसी अलाउ कर दिया है। तो कैलकुलेटर पर हम डिपेंड हो गए हैं, तो ये सब मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें दिक्कत होती है। और ये 3 मल्टीप्लाई बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 37 करेंगे तो इसमें टाइम भी लगने वाला है, मेंटल स्ट्रेस भी होने वाला है और मिस्टेक भी हो सकती है। अगर मिस्टेक हो गई तो आंसर गलत आएगा, फिर दोबारा ट्राई करेंगे, उस वक्त कोई नई मिस्टेक आ गई तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर मेंटल प्रेशर बन जाएगा कि अब मेरा स्पीड डाउन हो रहा है।
आप कंफ्यूज होने लगोगे। तो ये सारी दुविधा है, इससे निकलना है, इससे नई सोच बनानी है। ऐसे ये जो मैं आपको डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ वो स्कूल में या कॉलेज में कहीं आपको सिखाया गया नहीं है, और बहुत सारी एकेडमी भी नहीं सिखा, बहुत सारे मार्केट में फैकल्टी बहुत सारे हैं, बहुत सारी एकेडमी है, मगर सब लोगों के पास ये टेक्निक नहीं होती है। मैं आपको जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, बिना पेन लिए, बिना कुछ किए आपको समझना है और इसका आंसर इमीडिएट आप निकाल सकते हो। ये देखने के लिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। डिजिटल रूट क्या होता है? दोस्तों, डिजिटल रूट जो है वो वैदिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। अब बहुत बढ़िया किताब है, ओरिजिनल जो वैदिक मैथ्स वाली किताबें होती है जो डिटेल में हैं, ऐसी किताबों में डेप्थ में जाओ तो बहुत, जो ओरिजिनल टेक्स्ट बुक है वैदिक मैथ्स की, जो मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग, बहुत पायनियर, बहुत पुरानी किताबों में है, इसमें चैप्टर का इंक्लूड किया हुआ है डिजिटल रूट। बाकी आजकल की जो किताबें हैं वैदिक मैथ्स में, इसमें डिजिटल रूट का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। तो डिजिटल रूट क्या है समझते हैं। एक नंबर है, ये 7 डिजिट का नंबर है। 7 डिजिट का टोटल करेंगे तो 32 होगा। यहाँ पर 7 डिजिट है, 7 डिजिट का टोटल करोगे तो 32 होगा। अब डिजिटल रूट का मतलब होता है सिंगल डिजिट होता है तब तक टोटल करते रहिए। डिजिटल रूट का मतलब होता है सिंगल डिजिट तक टोटल करते रहिए। ये 7 डिजिट का टोटल हुआ, 2 डिजिट में हुआ है, ये 2 डिजिट का टोटल करेंगे और सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, इसे बोलते हैं डिजिटल रूट। ये डिजिटल रूट जो है आपकी प्रिपरेशन में बहुत बड़ा जादूगर है, और ये जो बहुत बड़ा जादूगर है आपको मैंने जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपने कहीं देखा नहीं होगा। आप YouTube पर सर्च करोगे तो भी ये डिजिटल रूट सिखाने वाला हार्डली कोई होगा या नहीं होगा, पता नहीं। YouTube पर सर्च करोगे तो भी नहीं होगा। बहुत सारे वीडियो YouTube पर देखने में मिलेंगे, मगर वहाँ पर डिजिटल रूट का इस्तेमाल किया हुआ आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इस्तेमाल करने के लिए इसका डिटेल स्टडी किया है। इसकी कुछ लिमिटेशन है डिजिटल रूट की, वो इससे बाहर नहीं आ सकते, इसलिए वो टीचिंग नहीं कर सकते। और मैंने इतना संशोधन किया है डिजिटल रूट के बारे में कि आपको डिजिटल रूट ही जिता सकता है, इसके डेप्थ लेवल तक आपको स्टडी करा सकते हैं। तो दोस्तों, कोई नंबर को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना, लास्ट सिंगल डिजिट में लाना, इसको बोलते हैं डिजिटल रूट। तो देखिए दोस्तों, डिजिटल रूट का एक और फैसिलिटी है, जैसे कि डिजिटल रूट में देखिए 3 + 6 = 9 होता है, 1 + 8 = 9 होता है, 2 + 7 = 9 होता है। तो डिजिटल रूट की सेंस में 9 = 0 हो जाता है। 9 = 0 है, वो आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, 9 = 0 कभी नहीं हो सकता। बात सही है, ऐसे प्रैक्टिकल सेंस में वो 9 = 0 नहीं है। मगर आपने देखा यहाँ पर टोटल किया तो 32 हुआ, 32 हुआ, बाद में क्या हुआ, 5 हो गया। अब जहाँ जहाँ टोटल 9 होता है उसको आप निगलेक्ट करते हो तो बाकी बचता क्या है, 5। तो डायरेक्ट आपको सीधा डिजिटल रूट मिल जाता है। और 9 को इग्नोर किया तो भी आपका DR तो 9 है, डिजिटल रूट 5 हो गया। मतलब आपने 9 या तो 9 को हटा दिया, 9 = टोटल जहाँ 9 होता है इसको हटा देते हो तो 9 = 0 कंसिडर हो ही जाता है। इसका एक ही कारण है कि डिजिटल रूट में 0 की कोई कीमत नहीं है, और डिजिटल रूट में सिंगल डिजिट का ही काउंट होता है, 1 to 9 तक होता है। 9 के बाद चेन कंप्लीट हो जाती है, फिर एक 1 शुरू हो जाता है। जैसे कि 1 to 9 आप 10 होगा तो क्या होगा, दोनों का टोटल करोगे तो 1 हो जाएगा। 9 के बाद क्या आता है, 10 में 2 डिजिट है, तो इसके बाद में क्या हो जाएगा, 1 + 0 = 1 हो जाता है। तो ये हुआ डिजिटल रूट क्या है। आप देखते हैं यहाँ पर दूसरी कॉन्सेप्ट आप करना है।
आप देखते हैं कोई नंबर से यहाँ 18 में 9 छुपा हुआ है, 18 में 9 छुपा हुआ है, तो 9 से इसे 9 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 9 है, 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इस सबका जो मल्टीप्लाई करोगे, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 9 के टेबल में देखिए, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। ये सारा रिजल्ट जो आ रहा है वो सब 9 से डिविजिबल है। 9 7 जा करोगे 63, 9 8 जा करोगे तो 72। सारे रिजल्ट जो आ रहे हैं वो 9 से डिविजिबल है। तो ये 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये जो राउंड किया हुआ है इसका रिजल्ट जो है वो 9 से डिविजिबल होगा। चेक करिए 9 का रूल क्या होता है, कोई नंबर 9 से डिविजिबल होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये जो नंबर है इसके डिजिट का टोटल करोगे तो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ये तीनों का, ये 4 डिजिट 4 डिजिट का नंबर है, इसका टोटल करोगे तो 27 होता है, तो ये 9 से डिविजिबल हो गया। तो आप देखिए मतलब यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो 9 होता है, तो इसका DR 9 होगा, इसका DR 9 होगा, क्योंकि 9 से कोई नंबर, इसका DR 9 है, 1 + 8 = 9 है, 1 + 8 = 9 है, तो 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो कोई भी नंबर जो रिजल्ट आएगा वो 9 से डिविजिबल होगा। तो मतलब क्या हुआ, ये जो नंबर है इसका DR हुआ 9, डिजिटल रूट 9 हो गया। यहाँ 27 है, इसका टोटल करते हो तो डिजिटल 9 होता है, डिजिटल रूट 9 होता है। 2 + 7 = 9, 9 का स्क्वायर करोगे तो 81, मतलब 9 का स्क्वायर करोगे तो 9 का मल्टीपल ही आएगा, तो इसका DR होगा 9 और इसका DR है 4। तो यहाँ पर देखिए ये 9 माइनस, यहाँ पर ब्रैकेट खोल दोगे तो 9 - 9 + 4 हो जाएगा। ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ पर 9 माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 9 चला गया तो बचा क्या 4। तो मतलब यहाँ पर इसका रिजल्ट जो आएगा, आपको परसेंटेज फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, या 37 × 18 × 3 करने की ज़रूरत नहीं है, 27 का स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं, फिर बाद में इसके दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको इसका DR कितना हुआ 9, क्योंकि इसमें 9 से इसका DR 9 है, 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो कोई भी इसका रिजल्ट जो आएगा वो 9 का मल्टीपल ही होगा, तो इसका DR 9 होगा। एंड 27 का DR 9 होता है, 9 का स्क्वायर करोगे तो 9 ही होने वाला है। तो यहाँ पर इसका DR करते हो तो 4 + 0 = 4, तो 9 माइनस ब्रैकेट में 9 - 4 है, तो या तो ब्रैकेट में क्या होगा 5 हो जाएगा, तो 9 - 5 करोगे तो 4 होगा। जिसका DR 4 होगा वो आपका आंसर करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए 470 का DR होता है 11, 4 + 7 = 11, 11 = 2, ये गलत आंसर है। सेकंड आंसर है 1309, इसका टोटल करोगे तो 13 होगा, 9 + 3 12 + 1 13, 13 का टोटल करोगे तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 मैच हो जाता है, तो ये करेक्ट आंसर है। या तो 9 = 0 समझ लो, मैंने आगे आपको दिखा दिया, समझा दिया है कि 9 = 0 होता है, 9 को 0 समझ लो, बाकी क्या बचा 1 + 3 = 4, तो करेक्ट आंसर आपका 4 हो गया। यहाँ पर इसका DR बनता है 7, इसका DR बनता है 1 और इसका DR बनता है 9। मतलब क्या हुआ, जिसका DR 4 होना था वो आंसर सही था, तो वह आंसर है 1309। मतलब ये मेथड से आप सॉल्व करते हो तो आपको ये डिजिटल रूट एंड 9 का मल्टीपल है, डिजिटल रूट से हमने सॉल्व किया है, मतलब वहाँ पर हमें कोई परसेंटेज फाइंड आउट नहीं करना, ना कोई स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ना कोई मल्टीप्लाई करना है, सीधा DR से आपका आंसर बन जाता है। तो मानता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है ये विदाउट स्ट्रेस किया है, स्पीडी किया है, इतना स्पीडी किया कि हिंदुस्तान में और कोई नहीं कर सकता, और विदाउट मिस्टेक किया हुआ है।
तो दोस्तों देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन परसेंटेज का है। 35% ऑफ 740 माइनस 35% ऑफ 520 इज इक्वल हाउ मच। ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो इस तरह होगा। 35 अपॉन 100 इंटू 740 माइनस 35% मतलब 35 अपॉन 100 इंटू 520। नीचे 100 में 2 जीरो है, एक जीरो कट जाएगा। इसमें 5 छुपा है, 5 से डिवाइड करोगे तो 2, 5 से डिवाइड करोगे तो 7, 2 से डिवाइड करोगे तो 37। 37 इंटू 7 करने में कहीं आप मिस्टेक कर लोगे तो आंसर आपका गलत हो सकता है। 7 7 जा 49, 4 बचेगा। तो यहाँ पर 21 प्लस 5 259। यहाँ पर नीचे 100 है तो 0 कटेगा। इसमें 5 छुपा है, 2 बचेगा। 5 से डिवाइड करोगे तो 7 होगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 26 होगा। 7 इंटू 26 करने में कहीं आप गलती कर दोगे तो आंसर आपका गलत हो सकता है। 7 6 42, 7 2 14 प्लस 4 18, 9 माइनस 2 इज इक्वल 7, 15 माइनस 8 इज इक्वल 7। तो करेक्ट आंसर 77 हुआ। ये हुआ आपकी स्कूल वाली पैटर्न। यहाँ पर आपको सीधा आंसर निकाल सकते हो। देखिए, इसका डीआर करते हो तो 8 होता है और 740 का डीआर होता है 2। ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना है, तो कितना होगा 16। 16 के 2 डिजिट का डिजिटल रूट निकालोगे तो 7 होगा। मतलब 35% और 740 का डिजिटल रूट 7 हुआ। आप इसका देखते हैं, यहाँ पर इसका 8 होगा, यहाँ पर 5 प्लस 2 इज इक्वल 7 होगा। 8 इंटू 7 56 होगा। 56 से 2 डिजिट हैं, 5 प्लस 6 इज इक्वल 11, 11 इज इक्वल 2 होगा। तो 7 माइनस 2 इज इक्वल 5 होगा। यहाँ ऑप्शन दिए हैं, इसमें से जो जिसका डिजिटल रूट 5 होगा वो आंसर सही होगा। यहाँ पर 71 है, ऑप्शन फर्स्ट है। इसका डिजिटल रूट होता है 6 होता है, तो हमें तो क्या होना चाहिए था 5, तो गलत है। सेकंड आंसर है 73, तो इसका डिजिटल रूट होता है 1। 7 प्लस 3 इज इक्वल 10, 10 इज इक्वल 1, तो यहाँ पर आंसर कितना होना चाहिए था 5। 75 में होता है 7 प्लस 5 इज इक्वल 12, तो 12 का क्या हुआ 3, तो गलत है। 77 यहाँ पर है, तो 7 प्लस 7 इज इक्वल 14 का क्या होता है 5, तो करेक्ट आंसर हो गया 77। दोस्तों, ये जो आपने डिजिटल रूट का चमत्कार देखा है, इसके अलावा और भी है। ये क्वेश्चन तो आप दूसरी तरह इजी, इससे भी इजी कर सकते हो। कैसे, देखिए, यहाँ पर आपको 35% ऑफ, दोनों में कॉमन 35 कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए 35% में 30 मतलब होता है 7 इंटू 5 अपॉन 100। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 35 में 7 छुपा हुआ है। 35 में एक फैक्टर 7 है, दूसरा फैक्टर 5 है। तो 7 एंड 5 में 5 का भरोसा नहीं कि 5 को 100 से उड़ा देंगे। 100 में भी 5 छुपा हुआ है, 100 में 5 2 बार छुपा हुआ है 25। तो 5 तो चला जाएगा, मगर 7 को कोई नहीं मार सकता। 7 जिंदा रहेगा। 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 7 से डिविजिबल होना चाहिए था, और ऐसा ऑप्शन एक ही दिया हुआ है। तो सीधा डिजिटल रूट से भी आपने, ये है टेस्ट ऑफ डिजिटिविटी, या तो रूल्स ऑफ डिजिबिलिटी, की हेल्प से आपका आंसर इजी हो जाता है। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई ज़्यादा
टाइम कंज्यूम नहीं करना है, मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना है, ना कोई मिस्टेक को सामना करना है। मतलब आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। मगर ये सीखना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको स्कूल में जो टीचर पढ़ाते हैं उनको तो डिस्क्राइब करते हो तभी मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि आपकी स्कूल की एग्ज़ाम में जो मैथ सिखा गया था वो डिस्क्रिप्टिव था। आप लिखते हो तो आपको मार्क्स मिलते हैं। यहाँ तो लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, आपको कैसे भी आंसर लाते हो, क्योंकि मल्टीपल चॉइस है। आपका आंसर जो सिलेक्ट करोगे वो करेक्ट होना चाहिए, कैसे किया वो ज़रूरी नहीं है, इसका प्रूफ देना ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपको जो स्कूल वाली पैटर्न से बिल्कुल नई पैटर्न से आपको सिखाया गया है। वन मोर एग्जाम्पल देखते हैं। ये बैंक के एग्जाम में पूछा जाता है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 15,625 डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 81/25 मल्टीप्लाई बाय 22/75। आप देखिए दोस्तों, ये नंबर 25 से डिविजिबल है। इसे आप 25 से डिवाइड करोगे 625 होगा। अब इतना सीधीली इजीली 25 से डिवाइड करते हो 625 लिख दोगे, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि इतनी कैलसी की प्रैक्टिस आदत हो गई है, तो इसे डिवाइड करने में भी टाइम लगने वाला है। फिर 625 25 से डिविजिबल है, तो 25 से डिवाइड किया तो 2 हो गया। अब 25 से यहाँ डिवाइड करोगे तो 3 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे तो 27 होगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 11 होगा, एंड 27 इंटू 11 करोगे तो 297 होगा। ये आपका आंसर हो गया। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें स्कूल में सिखाया गया था, और हम इसी तरह करेंगे तो हमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम होने वाला है, और मिस्टेक भी हो सकती है। और मिस्टेक होगी, आंसर नहीं आएगा तो हम पर एक दबाव आ जाएगा, हम प्रेशर में आ जाएंगे, और हमारी जो ओरिजिनल पोटेंशियल है वो भी डाउन हो जाएगी। तो दोस्तों ये समझिए कि ये जो पैटर्न है वो गलत है। स्कूल के हिसाब से स्कूल में सही था, मगर जब कंपटीशन की बात है तो कंपटीशन में टाइम मैनेज करना है तो सिंपल लॉजिक है, सिर्फ 2-4 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। वो कैसे, देखिए यहाँ पर 22 में 11 छुपा हुआ है, नीचे 11 कहीं भी नहीं है, नीचे 11 कहीं भी नहीं है, तो मतलब क्या हो, 11 जिंदा रहेगा। और 11 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 11 इंटू 5 करते हो तो 55, 11 इंटू 7 करते हो तो 77, 11 इंटू 11 करते हो तो 121, 11 इंटू 12 करते हो तो 132। इसी तरह जो यहाँ पर जो रिजल्ट आ गया वो 11 से डिविजिबल है। तो 11 का रूल क्या है, यहाँ ऑप्शन जो दिया है वो 11 से डिविजिबल होगा। आप हर एक को 11 से डिवाइड करोगे तो टाइम लगने वाला है। इसको 11 से ट्राई करके देखोगे, इसको 11 ट्राई करके देखोगे, इसको देखोगे, और लास्ट में जो दिया है वो 11 से डिविजिबल होगा, तो आपको 5 बार ट्राई करना पड़ेगा। इससे बेटर ये है कि कोई नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं, इसका एक रूल है, वो रूल है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11। कोई नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं, जैसे कि 121 इज डिविजिबल बाय 11, तो एक नंबर पर और 3 नंबर पर, एक नंबर 2 नंबर 3 नंबर है, एक नंबर और 3 नंबर का टोटल करते हो तो 2, और 2 नंबर में क्या है 2, डिफरेंस कितना हुआ 0। ये डिफरेंस 0 होता है या तो 11 होता है या तो 11 का मल्टीपल होता है, तो आंसर 11 से डिविजिबल होता है। चेक करिए। और जैसे कि ये नंबर है 5346, ये 4 डिजिट नंबर है, इसमें एक नंबर पर और 3 नंबर पर इसका टोटल करते हो तो 5 + 4 = 9। 2 नंबर पर और 4 नंबर, 2 नंबर सेकंड प्लेस एंड 4th प्लेस ऊपर 3 प्लस 3 + 6 = 9, 9 - 9 = 0 हो गया, तो 11 से डिविजिबल है। वन मोर एग्जाम्पल लेते हैं, 404041, ये 6 डिजिट का नंबर है,
इसमें फर्स्ट प्लेस पर, थर्ड एंड फिफ्थ प्लेस पर ये नंबर जो है 4 + 4 + 4 + 4 कितने हुआ 12। सेकंड प्लेस, फोर्थ प्लेस एंड सिक्स प्लेस का टोटल करते हो तो 0 + 0 + 1 = 1, तो 12 - 1 = 11 हो गया, तो 11 से डिजिबल होना चाहिए था। वन मोर एग्जाम्पल देखते हैं, 929291 फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस एंड फिफ्थ प्लेस का टोटल करते हो तो 9 + 9 + 9 = 27। सेकंड प्लेस, फोर्थ प्लेस एंड सिक्स प्लेस का टोटल करते हो तो 5 होता है। डिफरेंस कितना हुआ 22, मतलब 22 इज अ मल्टीपल ऑफ 11। इसी तरह आपके यहाँ पर देखिए ये 297 जो है, इसमें ए फर्स्ट प्लेस एंड थर्ड प्लेस ऊपर 2 + 7 = 9 एंड सेकंड प्लेस ऊपर 9 है, ये दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 0 हो गया। तो 11 से डिजिबल हो ऐसा ऑप्शन एक ही दिया हुआ, आंसर सिलेक्ट होकर रहो। मतलब यहाँ पर भी आपको विदाउट स्ट्रेस सिर्फ 2 सेकंड में, 5 सेकंड में आपका आंसर आएगा विदाउट कैलकुलेशन। ऐसे आप यूट्यूब पर देखो, कहीं भी ऐसा आपको ऐसा जादू वो दिखाई नहीं देगा। मार्केट में पढ़ाने वाले बहुत सारी फैकल्टी है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, मगर आप कंपेयर करिए कि इस तरह की शॉर्टकट कहाँ मिलती है। मतलब आपका विनिंग शॉट सिर्फ 2-4 रूल्स हैं। एक डिजिटल रूट है, दूसरा रूल्स ऑफ डिजिबिलिटी मैंने आपको बताया, तीसरा होता है लास्ट डिजिट होता है, चौथा अप्रोक्सीमेशन कैसे होता है वो भी होता है, जो आपकी पढ़ाई में आता है वो सिखाते हैं। मतलब आपका क्वेश्चन और कोई सॉल्व करेगा तो इसको कम से कम 1.5 मिनट लगने वाला है, और यहाँ पर आप सिर्फ 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं वन मोर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है सर्कल के बारे में है, एरिया एंड पेरीमीटर। 7 मीटर वाइड रोड रन आउटसाइड अराउंड अ सर्कुलर पार्क। मतलब एक कोई गार्डन के बाहर की साइड में 7 मीटर ब्रॉड है ऐसा रोड बना हुआ है, हुज सर्क्यूम्फेरेंस इज 176। मतलब इसका जो पार्क का सर्क्यूम्फेरेंस है ये 176 मीटर है। तो एरिया ऑफ द रोड इज हाउ मच, जैसे कि आपको ये बताया गया है। ये पूरा गार्डन है, इसके बाहर की साइड में 7 मीटर लॉन्ग, 7 मीटर वीड वाला एक रोड रास्ता बना हुआ है। यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है ये शेडो वाला भाग जो है इसका एरिया कितना होगा, आपको फाइंड आउट करना है। तो शेडो वाला एरिया फाइंड आउट करना है तो बिग सर्कल का एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। आप देखिए यहाँ पर आपको सर्क्यूम्फेरेंस दिया है, ये बाउंड्री जो है इसका माप दिया है 176। तो मतलब इसे बोलते हैं सर्क्यूम्फेरेंस का फॉर्मूला आता है 2πr = 176। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 लिखते हैं, और रेडियस आपको यहाँ पर दिया नहीं है, इसकी रेडियस कितनी है पता नहीं। तो पहले रेडियस फाइंड आउट करते हैं। तो रेडियस इज इक्वल, ये सब फाइंड आउट करोगे तो रेडियस 28 मिल जाएगी। अब इसे अब देखो इसे अब फाइंड आउट करोगे ये जो है एरिया ऑफ बी सर्कल, एरिया ऑफ रेडियस ऑफ द पार्क विद रोड। अब इसका बड़ा सर्कल जो है ये 28 हो गया, तो इसका बड़ा सर्कल जो होगा इसका एरिया क्या होगा, लेंथ कितनी होगी 35 रेडियस। ये छोटा अंदर वाला सर्कल जो है इसकी रेडियस है 28 और बाहर का रास्ता 7 मीटर लॉन्ग है, 7 मीटर वीड है, मतलब 7 मीटर वीथ वाला है, तो मतलब टोटल कितना होगा 35। ये 28 हुआ और ये 35 हुआ, 28 + 7, 7 मीटर वीथ वाला जो है, इसलिए इसकी बड़ा सर्कल की रेडियस होगी 35। तो एरिया ऑफ द रोड
ये मतलब बड़ा एरिया ऑफ लार्जर बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। एरिया इज इक्वल पाई आर स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ पाई आर स्क्वायर, पाई इज इक्वल पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 35 स्क्वायर माइनस पाई इंटू 28 स्क्वायर। तो यहाँ 35 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर करोगे तो इस तरह 22/7, इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, फिर आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको जो टाइम लगता है कंपैरेटिवली आपको जो टाइम दिया जाता है इससे 10 गुना टाइम इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपको 36 सेकंड मिल रही है, यहाँ पर 36 सेकंड मिले तो यहाँ पर 360 सेकंड मतलब 3-4 मिनट तो लग जाएगी, 3-4 मिनट लग जाएगी। तो ये आपको सिर्फ 36 सेकंड में जो सॉल्व करना था, इसके लिए आप 2 मिनट इस्तेमाल कर लोगे तो आप मेंटल प्रेशर में आ जाओगे, क्योंकि आपको पता था क्वेश्चन सॉल्व करना था 36 सेकंड में, जबकि आप सॉल्व कर रहे हो 2-2.5 मिनट में या तो 3। अगर इसमें गलती हुई तो फिर से आप दोबारा ट्राई करोगे तो फिर 1 मिनट और लग जाएगी। तो दोस्तों ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल देखिए, एरिया ऑफ एनी सर्कल मस्ट बी डिविजिबल बाय 2, 7 एंड 11। आप कोई भी सर्कल का एरिया फाइंड आउट करोगे, क्योंकि ये जो सर्कल है इसका पाई आर स्क्वायर जो दिया है, पाई आर स्क्वायर वॉल्यूम एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर में क्या होता है 22/7 इंटू आर। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 2 × 11 आप कोई भी सर्कल का एरिया फाइंड आउट करोगे तो वो ऑलवेज 2 से 7 से 11 से डिविजिबल होना ही है। क्यों? यहाँ पर देखिए पाई की वैल्यू है 22, तो 22 में 2 और 11 छुपा हुआ है, 2 ऊपर है 2 नीचे नहीं है, तो 2 जिंदा रहेगा, 2 को कोई मारेगा नहीं। नीचे 2 होता तो 2 चला जाता, और ऊपर 11 है नीचे 11 नहीं है तो 11 जिंदा रहेगा। और आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपका आंसर जो इसका रिजल्ट जो आएगा वो 2 से डिविजिबल होगा एंड 11 से डिविजिबल होगा। दूसरी बात, जैसे कि आपका यहाँ पर जो एरिया जो है 151, 154, 157, 158 इस तरह जो इंटीजर में दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटीजर में है तो आपका ये 7 चला गया है, नीचे का 7 चला जाएगा तो ही आपका इंटीजर में आंसर आएगा। तो 7 कब चला जाएगा, जबकि यहाँ पर 7 होगा तब, या तो 14 होगा तब, 21 होगा तब। तो दोस्तों इसलिए आपको समझाया गया है मैंने कि एरिया ऑफ एनी सर्कल मस्ट बी डिविजिबल बाय 2, 7 एंड 11। तो मतलब क्या हुआ, ये बिग सर्कल है और ये स्मॉल सर्कल है, इसमें भी इसका जो नंबर होगा x और इसका नंबर होगा y, इसमें भी 2, 7 एंड 11 डिविजिबल है, 2 से 7 से 11 डिविजिबल है, तो यहाँ भी 2 से 7 से एंड 11 से डिविजिबल है। तो देखिए कि ऐसा कोई नंबर हो जैसे कि 616 154, 154 इज डिविजिबल बाय 2, 7 एंड 11, 616 ये भी 11 से डिविजिबल है। अब तीनों में कॉमन फैक्टर है, तो इसमें 3 फैक्टर कॉमन, इसमें भी सब 3 कॉमन है, तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो भी 2 से 7 से एंड 11 से डिविजिबल होगा। इसका डिफरेंस निकालते हो तो देखिए 6 - 4 = 2, 11 - 5 = 6। ये 462 जो है तो 2 से तो डिविजिबल है ही है, 11 से भी डिविजिबल है, क्योंकि ये दोनों का टोटल करते हो 6 - 6 = 0, एंड 462 को 7 से डिवाइड करते हो तो 7 × 6 = 42, अगेन 42 आया, तो मतलब ये 11 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है। तो यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन का आंसर आएगा वो ये 1386 जो है
वो 2 से भी डिविजिबल है। एंड यहाँ पर देखिए 1 + 8 = 9, 3 + 6 = 9, 9 - 9 = 0 हो जाता है, तो 11 से भी डिविजिबल है। एंड 1386 जो है इसे आप 7 से डिवाइड करोगे, 7 × 1 = 7, 6 बचेगा, 7 × 9 = 63, 5 बचेगा, 7 × 8 = 56, 0 हो गया। मतलब ये जो 7 से भी डिविजिबल हो गया। तो मतलब आपको जो ऑप्शन दिए थे, आपको ऑप्शन जो दिए थे इसमें से 2 से, 7 से एंड 11 से डिविजिबल हो, ऐसा ऑप्शन सीधा डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको 5 सेकंड की ज़रूरत है, जबकि मैंने एक क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करके दिखाया है, ये करने जाओगे तो कम से कम 3 मिनट या 4 मिनट लगेगी। इसमें शायद कहीं मिस्टेक हो गई तो आपका आंसर गलत भी हो सकता है, और फिर चेक करोगे तो और टाइम लगने वाला है। तो दोस्तों ये आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया है, इजीली हो गया। देखिए ये जो है 1386, 1 + 8 = 9 एंड 3 + 6 = 9, तो 11 से डिविजिबल है। ये जो नंबर है 1 + 7 = 8, 4 + 2 = 6, 8 - 6 = 2 हुआ, 0 नहीं हुआ, तो ये गलत आंसर है। 1 + 1 क्या हुआ 2, और 5 + 2 = 7, 7 - 2 करते हो तो 5 हो गया, सॉरी 7 - 2 करते हो तो 5 होगा, गलत है। 1760, ये आंसर सही है, 11 से डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है। यहाँ 11 वाले दो आंसर सही है, 11 से डिविजिबल है, ए और डी दोनों डिविजिबल है। तो आप देखते हैं 1386 जो है 7 से डिविजिबल है या नहीं, ये हमने पहले चेक कर लिया है। 1760 को चेक करते हैं, 7 से डिवाइड करोगे तो 7 × 2 = 14, 7 × 5 = 35, 7 × 1 = 7, डिवाइड नहीं हुआ, रिमाइंडर बच गया, तो ये आंसर गलत है। तो दोस्तों एरिया ऑफ सर्कल मस्ट बी ऑलवेज डिविजिबल बाय 2, 7 एंड 11, और 11 का रूल आता है, 7 का रूल आता है सॉल्व करने का, तो भी आपको क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है, विदाउट स्ट्रेस, विदाउट मिस्टेक एंड स्पीडी हो जाएगा। एक वन मोर एग्जांपल देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन इजी होता है, जबकि कंपाउंड का क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होता है कैलकुलेशन में, मेंटल स्ट्रेस देने वाला होता है, और इसलिए शायद मिस्टेक भी हो सकती है, इसे दोबारा ट्राई करने में काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाता है। ये एक्सपीरियंस होता है जो लोग एग्ज़ाम फेस कर चुके हैं उनको। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 22,000 आफ्टर 2 years इज 559680। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम सम, सेम सम मतलब 22,000 के लिए, फॉर द सेम टाइम 2 year के लिए क्या होगा आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल PR/N/100 होता है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल दिया हुआ है 22,000, सेम ईयर दिया है, सेम टाइम दिया हुआ है, सेम रेट, रेट तो यहाँ पर दिया नहीं था, सेम टाइम दिया है, सेम पीरियड 2 साल। मतलब आपको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको ऐसी सिचुएशन दिया हुआ है, CI इज इक्वल P इंटू ब्रैकेट 1 + R/100⁻⁰N माइनस P, ये आपके फॉर्मूला हो गई। इसे आप सॉल्व करोगे तो ये कितना लंबा होगा ये देखिए। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया है,
CI इज इक्वल P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू N अपॉन माइनस P। P और ब्रैकेट खुलेगा तो P हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करते हो तो देखिए कितना लंबा प्रोसेस है। यहाँ बाइनोमियल इक्वेशन आ गई है, द्विघात समीकरण बोलते हैं। इसे सॉल्व करने में आपको कम से कम 5 मिनट लगने वाला है, और 5 मिनट में इतना स्ट्रेस भी बढ़ जाएगा और इतने दबाव में आ जाओगे कि इसे आपने जो टाइम बिगाड़ा वो गलत हो गया और रिज़ल्ट तो आया नहीं, आप बिल्कुल परेशान हो जाओगे। ये जो सॉल्व करने का तरीका जो है वो स्कूल वाला है, और मार्केट में किताबों में भी इस तरह होता है, और जो कुछ इंस्टीट्यूट है वो भी इस तरह कराती है, क्योंकि इसमें तो रास्ता ही नहीं। आर तो कैसे गैस कर, आर तो ऑप्शन में आपको आर फाइंड आउट नहीं करना था, आपको तो आंसर में फाइंड आउट करना था सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन सिर्फ इसका आंसर है, आप सिर्फ 2 सेकंड में 5 सेकंड में सिलेक्ट कर सकते हो बिना कोई कैलकुलेशन किए बिना। ये लॉजिकल शॉर्टकट है। आपका प्रिंसिपल 22,000 है, 22,000 में 11 भी छुपा हुआ है, तो 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका आंसर जो है 11 से डिविजिबल होना था। तो देखिए यहाँ पर 11 का रूल हमने आपको सिखा दिया है। फर्स्ट प्लेस एंड थर्ड प्लेस का टोटल कितना होता है 7 माइनस 4 होता है, तो 0 नहीं हुआ। यहाँ पर 5 प्लस 6 इसका 11 माइनस 3, 11 माइनस 3 करते हो तो 8 हुआ, 0 नहीं हुआ। यहाँ पर 5 प्लस 8 होता है 13, और यहाँ पर 2 प्लस 0 होता है 2, इसका डिफरेंस 11 हो गया, तो आपका करेक्ट आंसर है 5280। इसे चेक करते हैं। 5 प्लस 4 इज इक्वल 9, 9 माइनस 1 करते हो तो 8, 0 नहीं हुआ, तो सारे आंसर बाकी गलत हैं। तो दोस्तों, जो क्वेश्चन कम से कम 4-5 मिनट में सॉल्व करना था, वही क्वेश्चन आप सिर्फ 5 सेकंड में आंसर सिलेक्ट कर सकते हो, और विदाउट कैलकुलेशन किए बिना। ऐसे दोस्तों, ये नहीं कि 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 35 में जादू होगा, ऐसा नहीं हो सकता। मगर आपकी कंपटीशन में हार जीत के लिए 0.25 का डिफरेंस इनफ होता है। आपको हारने के लिए 0.25 कम आ जाएगा तो आप हार जाओगे, और अगर हारने वाले हो अगर 0.25 ज़्यादा आ गए तो आप जीत जाओगे। तो मतलब आउट ऑफ 35 में से कम आप 5 क्वेश्चन तो ऐसे कर सकते हो जो लॉजिकल शॉर्टकट से होता है, जो डिजिटल रूट से होता है, जो रूल्स ऑफ डिजिट से होता है। बहुत सारे चैप्टर में इस तरह का लॉजिकल शॉर्टकट होता है। तो दोस्तों, आपकी प्रिपरेशन जो है इसे स्मार्ट वर्क है। इससे आप पेन लेके मंडे रहोगे तो ये जंग जीतना मुश्किल है। चाहे बीएससी गोल्ड मेडलिस्ट हो तो इसके लिए भी कोई काम का नहीं है, क्योंकि मैथ्स में गोल्ड मेडल सिर्फ स्कूल वाली पैटर्न और कॉलेज में जो मार्क्स, कॉलेज में सॉल्व करने का तरीका जो था वो आपने किया है, मगर ये जो आपके लिए बिल्कुल नया है। मतलब इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा और इससे तैयार होना पड़ेगा। और दोस्तों, ये भी है कि आपको टेबल नहीं आता है, घड़िया नहीं आता है, पाढ़ा नहीं आता है, इसलिए सब मेथड डिजिटल रूट करना पड़ता है, ज़रूरी है। रूट्स ऑफ डिजिटल की ज़रूरत है, और यही आपको जिता सकता है। तो दोस्तों, आप जो एग्ज़ाम के लिए ट्राई कर रहे हो, आपकी एग्ज़ाम जो होती है, देखिए साल भर में आपका गोल है मुझे कैरियर बनाना है बैंक में। तो बैंक के लिए क्या होता है, एक एसबीआई की वैकेंसी निकलती होती है, आरबीआई की निकलती है, और बाकी नेशनलाइज बैंकों के लिए आईबीपीएस करके जो बोर्ड है, वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल, वो एग्ज़ाम निकालते हैं। आईबीपीएस का फिक्स होता है एवरी जुलाई महीने में, जुलाई महीने मई जून में इसका कैलेंडर इसकी वेबसाइट में रखा हुआ है। तो दोस्तों, तो ये आईबीपीएस का प्रोग्राम तो पहले से ही आपको मिल जाता है। आईबीपीएस का जो प्रोग्राम है, इसके हिसाब से एक होता है रूरल बैंक की एग्ज़ाम। रूरल बैंक ग्रामीण बैंक होती है, रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी इसे बोलते हैं, आरआरबी
RRB क्लार्क एंड RRB PO प्रोबेशनर ऑफिसर। अभी जो SBI की जो क्लार्क की एग्ज़ाम निकली है, ऐसे ही SBI की प्रोबेशनर ऑफिसर की एग्ज़ाम निकलेगी और इसका सैलरी इससे डबल होगा, नियर बाय दैट। तो दोस्तों, अगर आप जो आज इस जो क्लार्क के लिए प्रिपरेशन करोगे वही PO में काम लगने वाली है। एक्चुअली तो क्या है, PO लेवल की तैयारी करिए, में काम लग जाएगी, क्योंकि PA का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट होता है और क्लार्क का थोड़ा इजी होता है। मगर आजकल इतना डिफरेंस नहीं है कि जो आसमान ज़मीन का फ़र्क हो, मामूली डिफरेंस है, क्योंकि जो लोग PO में तैयारी करते हैं उनको भी कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, इसलिए वो क्लार्क में भी ट्राई करते हैं। तो दोस्तों, IBPS एक बोर्ड जो है वो साल में 4 बार एग्ज़ाम लेती है, एक RRB क्लार्क, RRB PO एंड दूसरी जो है बैंक क्लार्क एंड बैंक PO, नेशनलाइज बैंकों के लिए क्लार्क एंड नेशनलाइज बैंकों के लिए PO। ये 4 बार इनकी रिक्रूटमेंट हो गई। इसके अलावा RBI की एग्ज़ाम निकलती है क्लरिकल लेवल की, तो 5 हो गई। SBI की क्लार्क एंड SBI की PO, तो ये हो गई 7 में से कम 6 एग्ज़ाम तो निकल आती साल भर में। तो साल भर में 6 एग्ज़ाम निकलती है। एक साल में तैयारी की है आपने और 6 बार एग्ज़ाम दे के आप ट्राई करोगे तो कहीं 1-2 जगह 3 जगह तो नौकरी मिल जाएगी। आपको नौकरी छोड़ने की आदत हो जाएगी, नौकरी छोड़नी पड़ेगी, एक छोड़ के अच्छी मिलेगी, दूसरी छोड़ दोगे। ये कब होगा? जब आपने अच्छा कोचिंग लिया होगा तब। और आपकी ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, एक मार्क्स के लिए आपको 0.25 मार्क्स के लिए आपको कॉम्पीट करने के लिए बहुत कुछ मेहनत करनी है। तो मतलब इससे कोचिंग आपको बहुत जिता सकता है। तो यहाँ पर लिबर्टी का जो कोचिंग है, लिबर्टी ऐसे 35 ईयर्स के बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है और इसमें जो फैकल्टी जो है वेल एक्सपीरियंस होती है और इसका फुल्ली सिलेबस कवर कराते हैं, शॉर्टकट मेथड सिखाते हैं और स्टडी मटेरियल जो आपकी एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसी तरह का मटेरियल देते हैं। आपकी रेगुलर यूनिट टेस्ट होती रहती है और फुल लेंथ टेस्ट भी होती है। तो आपकी जो ज़रूरत है इसे पूरा ख्याल रखा जाता है। इस वक्त आपकी वैकेंसीज 5000 निकली, इसमें से गुजरात में 357 वैकेंसीज़ हैं, बहुत अच्छी वैकेंसीज़ हैं। और आपको ये 357 ज़्यादा नहीं, ऐसा मत सोचिए। हाँ, आपकी प्रिपरेशन का लेवल जो है, लेवल ऑफ प्रिपरेशन लेवल जो और लोग करते हैं, इससे अगर बढ़िया आपने प्रिपरेशन कर ली है, मतलब आपने लॉजिकल शॉर्टकट सीख लिए हुए, तो मतलब आप कॉम्पिटिशन में डेफिनेट आगे आने वाले हो। मैंने अभी आपको डिस्कस किया, BSc मैथ्स किया, वो भी पीछे रह जाएगा, क्योंकि शॉर्टकट तो स्कूल में कॉलेज में सिखाया गया नहीं है। वो स्कूल कॉलेज में ऐसा सिखाने की ज़रूरत हुई नहीं है, क्योंकि वो स्कूल कॉलेज वाली एग्ज़ाम थी डिस्क्रिप्टिव और ये होती है ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव में ही आपको शॉर्टकट करने का स्कोप होता है। तो दोस्तों, मानता हूँ कि मैंने आपको यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी है हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इसके लिए और ज़रूरत हुई, तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हुई, तो आप ये नंबर पर इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ऐसे ऑफिस का नंबर तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ बैचेस भी देखो, यहाँ पर 12th मंडे है, 19 को मंडे है और 26 को भी मंडे है। ये मतलब 12 सितंबर, 19 सितंबर, 26 सितंबर को नई बैचेस शुरू होने जा रही है। इसमें आपको जो टाइम कन्वीनियंट होता है, इसका आप अलग अलग टाइम पर होता है। सुबह 8 से रात को 8 बजे तक अलग अलग टाइम में अलग अलग बैचेस होती हैं। इसमें आप इंफॉर्मेशन आप वहाँ से ले सकते हो। यहाँ पर आपको कोई डाउट हो, मेरा नाम जगदीश पटेल है। तो आपको कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो, आप कॉल कर सकते हो। तो आप लोग जो उम्मीद से यहाँ पर आप जो ध्यान से इतना जो लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो, इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा और इससे आप मेहनत करिए, आपको खूब सारी अच्छी सफलता मिले, ऐसी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं आपके साथ हूँ। ओके, हैव अ नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट।